हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 18। शक्ति और काशी ने डिनर किया और फिर दोनों होटल से बाहर चले आए। गाड़ी के पास आकर शक्ति ने अपने आगे चलती काशी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। काशी ने पलटकर शक्ति को देखा और अपनी भवें उचकाई। शक्ति ने काशी को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखने लगा। शक्ति की इस हरकत ने काशी का दिल धड़का दिया। वह एकटक शक्ति की आंखों में देखती रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे काशी के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। शक्ति ने देखा तो धीरे से अपनी उंगली से काशी के बालों की लट को साइड किया और कहा, काशी। मुश्किल से काशी के गले से आवाज निकली, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। शक्ति ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा और जैसे ही अपने होठों को काशी के होठों की तरफ बढ़ाया, काशी ने अपनी आंखें मूंद ली। शक्ति के होठ काशी के होठों को छू पाते इससे पहले ही गाड़ी का हॉर्न बजा और शक्ति काशी से दूर हो गया। शक्ति ने देखा उनके बगल में खड़ी गाड़ी में बैठा आदमी हॉर्न बजाकर शक्ति और काशी को साइड होने को कह रहा था। शक्ति काशी को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। शक्ति ने काशी से गाड़ी में बैठने को कहा और खुद भी ड्राइवर सीट पर आ बैठा। हवा की वजह से काशी के बाल बिखर गए और कुछ उलझ भी गए। काशी को अपने बालों से जूझते देखकर शक्ति ने कहा, लाओ हम कर देते हैं। काशी ने सुना तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि शक्ति एक पुलिस वाला था और वह बहुत ही कम रोमांटिक चीजें करता था। काशी को अपनी तरफ देखते पाकर शक्ति ने कहा, क्या हुआ, लाओ हम कर देते हैं। काशी ने अपने बालों को छोड़ दिया और पलटकर बैठ गई। शक्ति ने बड़े ही आराम और प्यार से काशी के बालों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उन्हें समेटते हुए गोल गोल मोड़ने लगा। शक्ति ने काशी के बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें अटका दिया। हो गया, शक्ति ने कहा। काशी सीधे होकर बैठ गई और कहा, तुम ये सब भी कर लेते हो? सबके लिए नहीं, पर हाँ तुम्हारे लिए कर सकते हैं, शक्ति ने प्यार से कहा। काशी ने देखा आज शक्ति की आंखों में उसके लिए प्यार कुछ ज्यादा ही था। वह मुस्कुरा उठी और सामने देखने लगी। शक्ति ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। होटल से अभी घर बहुत दूर था। काशी भी शक्ति के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। गाड़ी में फैली खामोशी देखकर शक्ति ने म्यूजिक चला दिया और एक प्यारा सा गाना बजने लगा। ऐ मेरी हमसफर, ऐ मेरी जान जा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां, ऐ मेरे हमसफर। शक्ति ने सुना तो मुस्कुरा उठा। शक्ति को ऐसे गाने बहुत पसंद थे, लेकिन काशी ने ये गाना पहली बार सुना था। वह बड़े ध्यान से गाने को सुन रही थी। शक्ति ने काशी को गाने में खोया देखा तो उसने काशी का हाथ अपने हाथ में लिया और गाड़ी के गियर पर रख दिया। शक्ति की छुअन से काशी को एक सिहरन सी हुई। उसने अपना सर शक्ति के कंधे पर रख लिया और आने वाली जिंदगी के हसीन ख्वाब देखने लगी। गौरी का घर। जय को परेशान करने के बाद गौरी ने उसे अपना लैपटॉप दे दिया। जय ने गौरी का लैपटॉप उठाया और अपने कमरे में चला गया। जय के जाने के बाद गौरी ने एक बार फिर मुन्ना का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार भी फोन बंद आ रहा था। गौरी ने फोन साइड में रखा और पीठ के बल लेटकर कमरे की छत पर लगे पंखे को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, ये मान कितना अजीब लड़का है। ऐसे अपना फोन बंद कौन करता है? क्या वो भूल गया है मीलों दूर बैठी कोई लड़की उसके इंतजार में जाग रही है? हो ना हो वो इस वक्त जरूर मेरी सौतन के साथ ही होगा। हाँ, मेरी सौतन। बनारस के उन घाटों को मैं अपनी सौतन कहूं तो गलत नहीं होगा। जब भी मान खुश होता है तो घाट जाता है, और जब उदास होता है तब भी वह घाट पर ही जाता है। पता नहीं ऐसा क्या है उन घाटों में जो मान को वो सब इतना अच्छा लगता है।
खैर, मैं उससे उसका सुकून नहीं छीन सकती। उसे घाट पसंद है और मुझे उन घाटों पर घूमता वो। उसे बनारस पसंद है तो मुझे बनारस में घूमता वो। उसे गौरी पसंद है तो मुझे गौरी को पसंद करता वो। और ये तो एक कविता बन गई। इस बार मैं उससे मिलूंगी तब उसे ये जरूर सुनाऊंगी। शायद वो मुझसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाए और मुझे गोद में उठा ले। गोद में उठाने का सोचकर गौरी को एकदम से वो शाम याद आ गई जब मुन्ना ने उसे गोद में उठाया हुआ था। और जैसे ही वह घाट के बाहर आया, अपने घर वालों को देखकर उसने गौरी को नीचे गिरा दिया था। वो वाकया याद आते ही गौरी के चेहरे से खुशी गायब हो गई और गुस्से के भाव झिलमिलाने लगे। वह उठकर बैठ गई और कहा, हाँ, वो मान कितना बदतमीज और डरपोक है। अपने पापा को देखते ही कैसे उसने मुझे उस दिन नीचे गिरा दिया था। पर कोई बात नहीं, वो बहुत मासूम और प्यारा भी है। मैंने तो उसे उसी दिन माफ कर दिया था। वैसे भी उसे इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी जो उसे इतनी जल्दी माफ कर दे। तुम्हें तो मुझ पर प्राउड होना चाहिए। क्या मुझे तो खुद पर प्राउड हो रहा है। गौरी, तुम अभी तक सोई नहीं? नंदिता ने कमरे में आते हुए कहा। नंदिता की आवाज से गौरी की तंद्रा टूटी और उसने पलट कर देखा। नंदिता को अपने कमरे में देखकर गौरी ने कहा, मॉम, आप अभी तक जाग रही हो? आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे। अच्छा, और तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम्हें अपनी आंखों की परवाह नहीं है? मैं बस सोने ही जा रही थी, आप भी जाकर सो जाइए, गौरी ने कहा। ठीक है, गुड नाइट, नंदिता ने कहा और जाने लगी। मॉम। हाँ, क्या आज रात आप यहां सो जाएंगी मेरे साथ? एक्चुअली मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, गौरी ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। गौरी, तुम अब बच्ची नहीं रही हो, नंदिता ने कहा। मॉम प्लीज प्लीज, सिर्फ आज, वैसे भी कुछ साल बाद तो मैं बनारस चली जाऊंगी, गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा। नंदिता ने सुना तो वह गौरी के पास चली आई और उसका कान पकड़ते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे कल ही तुम्हारी शादी करके तुम्हें मानविंदर जी के घर भेज दिया जाए। हाँ, काश ये हो सकता, गौरी ने कहा। क्या कहा तुमने, बेशर्म? नंदिता ने गौरी का कान खींचते हुए कहा। मॉम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मॉम छोड़िए ना प्लीज, गौरी ने कहा। तो नंदिता ने उसका कान छोड़ दिया और बिस्तर सही करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले इस बिस्तर को सोने लायक तो बना लूं, लो पकड़ो इसे। नंदिता ने बिस्तर की बेडशीट उठाकर गौरी को थमा दी, साथ ही ब्लैंकेट और तकिए भी उसे दे दिए। गौरी स्टैचू की तरह तकिए और चद्दर लेकर एक तरफ खड़ी थी। गौरी खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने नंदिता को यहाँ सोने को कहा। मॉम, हो गया क्या, गौरी ने कहा। सब्र रखो, क्या तुम कभी अपना बिस्तर नहीं झाड़ती गौरी? देखो कितनी धूल है यहाँ, कहते हुए उन्होंने बिस्तर को साफ करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जय गौरी का लैपटॉप लेकर कमरे में वापस आया। उसने नंदिता को वहां देखा तो वापस जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन नंदिता ने उसे देख लिया और कहा, हाँ महाशय, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सोना नहीं है? मैं बस सोने ही जा रहा था। गौरी दी, ये लो अपना लैपटॉप, कहते हुए जल्दी से जय ने लैपटॉप टेबल पर रखा और वहां से भाग गया। और बेचारी गौरी बस इस इंतजार में थी कि कब बिस्तर लगे और कब वो उस पर सोए। सिटी हॉस्पिटल बनारस। राजन और मुन्ना ने अपनी अपनी चाय खत्म की और मुन्ना के हाथ पर लगी ड्रिप के खत्म होने का इंतजार करने लगे। राजन चुपचाप बैठा कमरे का सामान देख रहा था और मुन्ना उसे देखकर बस मन ही मन ये सोच रहा था कि क्या सच में ये वही राजन है या इसके साथ कुछ हुआ है। मुन्ना से जब रहा नहीं गया तो उसने राजन से पूछा, एक बात पूछे तुमसे? हाँ पूछो, राजन ने कहा। क्या तुम सच में हमें नहीं जानते? मुन्ना ने पूछा। मुन्ना का सवाल सुनकर राजन मुन्ना को एक टक देखते रहा और फिर कहा, नहीं भाई, अगर जानते तो झूठ काहे कहते। वैसे एक बात बताएं तुम्हें, क्या हम तो अपने घर में किसी को नहीं पहचान पा रहे हैं। हमको लगता है हमारी याददाश्त चली गई है, हम जैसे सब भूल गए हैं। तभी जिस शहर, यहाँ के लोग, सब नया नया लग रहा है हमें। मुन्ना ने सुना तो उसे याद आया कि उसके और वंश की मार की वजह से ही राजन की ये हालत हुई है।
मुन्ना को अब मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। शिवम और प्रताप की दुश्मनी के चलते राजन और मुन्ना वंश की दुश्मनी भी हो गई और नतीजा आज उसके सामने था। मुन्ना को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसे राजन को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। मुन्ना को खोया हुआ देखकर राजन ने कहा, क्या हुआ भैया, क्या आप हमें जानते हैं? अगर मैंने इससे कहा हाँ, तो हो सकता है हमें इसे अतीत का सच बताना पड़े और ये इसके लिए सही नहीं होगा। माफ करना महादेव, हमें राजन से झूठ बोलना पड़ेगा। मन ही मन सोचते हुए मुन्ना ने कहा, नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते, पर तुम्हारा शुक्रिया हमें यहां लाने के लिए। अरे भैया, इसमें शुक्रिया कैसा? किसी की मदद करना तो पुण्य का काम है। ये ड्रिप खत्म हो जाए फिर चलते हैं यहां से, राजन ने कहा। मुन्ना मुस्कुरा उठा। राजन में आए इस बदलाव को देखकर मुन्ना को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ड्रिप खत्म होने के बाद मुन्ना और राजन हॉस्पिटल से बाहर चले आए। राजन ने मुन्ना की बाइक की चाबी उसे दी और कहा, जे लो भैया, आपकी बाइक की चाबी। शुक्रिया। तुम अकेले कैसे जाओगे? तुम्हें हम घर छोड़ दें? मुन्ना ने बाइक पर बैठते हुए कहा। मुन्ना की बात सुनकर राजन उलझन में पड़ गया। याददाश्त जाने के बाद से राजन को अपने घर का पता तक याद नहीं था। उसे उलझन में देखकर मुन्ना ने कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे? इतनी रात में तुम अकेले कैसे घर जाओगे? चलो हम छोड़ देते हैं। हाँ, पर हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, राजन ने अपना सर खुजाते हुए कहा। तुम्हें कुछ तो याद होगा, मतलब तुम्हारे पापा का नाम या आसपास कुछ? मुन्ना ने पूछा। हालांकि मुन्ना राजन का घर जानता था। हमारे पापा का नाम प्रताप सिंह है, कपड़ों के व्यापारी हैं बनारस में, शायद तुम उन्हें जानते होगे, राजन ने कहा। हाँ, हमने नाम सुना है उनका, घर भी जानते हैं। बैठो, तुम्हें छोड़ देते हैं, मुन्ना ने कहा। राजन मुन्ना के पीछे आ बैठा और मुन्ना ने बाइक थोड़ी आगे बढ़ा दी। मुन्ना के पीछे बैठा राजन थोड़ी ही देर में मुन्ना से घुल मिल गया और उससे बातें करने लगा। बातें क्या, वह मुन्ना को पता नहीं लगा कैसे उसके घर वाले उसे घर से बाहर नहीं जाने देते और वह दिन भर घर में रहकर थक जाता है। उसने मुन्ना को भूषण के बारे में भी बताया, जो उसे घाट लेकर आया था, लेकिन बताते बताते वह भूषण का नाम भूल गया और मुन्ना समझ नहीं पाया राजन किस लड़के की बात कर रहा है। बातें करते हुए दोनों प्रताप के घर के सामने पहुंचे। मुन्ना ने बाइक रोकी। राजन नीचे उतरकर मुन्ना के सामने चला आया। शायद यही तुम्हारा घर है, मुन्ना ने कहा। हाँ, हम यहीं रहते हैं, तुमको कभी फुर्सत मिले तो आना हमरे घर, पिताजी तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे, राजन ने कहा, जो अपने पापा और शिवम की दुश्मनी के बारे में भूल चुका था। हाँ जरूर, अभी हमें जाना चाहिए, माँ परेशान हो रही होंगी, मुन्ना ने कहा। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर राजन वहां से चला गया। मुन्ना वहीं खड़े राजन को जाते देखता रहा। वह राजन के लिए खुश भी था और साथ ही हैरान भी कि उसकी जान का दुश्मन एकदम से कैसे उसका शुक्रिया अदा करने लगा। मुन्ना ने बाइक स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। प्रताप की आवाज उसके कानों में पड़ी। मुन्ना। मुन्ना रुक गया और पलटकर देखा। घर के बाहर प्रताप खड़ा था। मुन्ना को समझ नहीं आया कि वह प्रताप से क्या कहे। वह उससे कुछ कहता इससे पहले ही प्रताप मुन्ना के पास आया और कहा, राजन को सही सलामत घर लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तो जानते ही हो राजन सब भूल चुका है। डॉक्टर ने कहा उसकी याददाश्त जा चुकी है। हम उम्मीद करते हैं तुम भी अपनी दुश्मनी राजन के साथ भूल गए होंगे और अब उसे कोनो नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मुन्ना ने सुना तो बाइक से नीचे उतरा और प्रताप के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चाचा, राजन की याददाश्त छीनकर महादेव उसे पहले ही सजा दे चुके हैं। हमने भी उसे माफ किया। हमारे मन में अब राजन के लिए कोई बैर नहीं है। उसका ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं। तुम बहुत ही सही लड़के हो मुन्ना। मुरारी बहुत ही किस्मत वाला है जो तुम्हारे जैसा बेटा पाया। अपना ख्याल रखना, कहकर प्रताप वहां से चला गया। मुन्ना भी अपनी बाइक पर आ बैठा और घर के लिए निकल गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 18। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ।
ये बैकग्राउंड में जो पटाखों का शोर है, ये मेरे पड़ोस में एक शादी है। तो शादियों का सीजन चल रहा है और ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।